बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन के बारे में कहा जाता है कि इसको जितनी एनर्जी के साथ शुरू किया जाए उतनी ही एनर्जी के साथ और बड़ा एक प्रोडक्टिव सा फिर आप पूरा हफ्ता गुजारते हैं। तो आइए एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। और हमने आज अपने प्रोग्राम में दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। जो पहला टॉपिक है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, वो बहुत ही अहम है। ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा एक हॉट इशू बना हुआ है हम पाकिस्तानियों का। और आपको पता चल गया होगा कि मैं महंगाई के हवाले से बात करने वाला हूँ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम जो हैं वो महंगाई से वो परेशान होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आलमी बैंक ने एक अपनी अपडेट रिपोर्ट वो जारी की है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली, तेल और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई 9% तक बढ़ने का खदशा है। तो आखिर महंगाई क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? क्या ये दुनिया भर में इस वक्त कोविड के बाद जब दुनिया कह सकते हैं कि ओपन हुई है तो उसके बाद ये सारी महंगाई में इजाफा हुआ है? या हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो सरबराह हैं रियासत के, या जिनके पास इख्तियार है, बा इख्तियार लोग हैं जो हमारे लिए फ़ैसला कर सकते हैं, क्या उनके फ़ैसलों में कोई कमी कोताही है? तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करके कम वक्त में जानने की कोशिश करेंगे राना आसिफ हबीब साहब से। राना आसिफ हबीब साहब, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप माहिर इमरानियात हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक वकील हैं और न जाने किन किन सेक्टर्स पे माशाल्लाह एक उस्ताद आदमी हैं आप। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मुझे बताएं कि महंगाई में क्यों मुसलसल इजाफा होता जा रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ हम पाकिस्तानियों का मसला है या दुनिया भर में है? ज़रा इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। एक तो पूरी दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई है, फिर दूसरा हमने जो गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान बना है हमने जो मईशत को ढाक के बेस पर हमने चलाया, ठीक है, और हमने फोर्सिबल दूर अंदेशी को नहीं देखा। हमारे जो आबादी का बढ़ने का रेशो है उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ जो हमने हाइड्रो बिजली से स्विच करके हम फर्नेस ऑयल पे आए, वहाँ से अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ें आस्ता आस्ता ख़राब होते होते जो बारूदी सुरंगें पुराने मईशत दानों ने इस इकॉनमी में बिछाई थी वो फटना अब शुरू हुई हैं। तो हमने ढूंढ के उसी जगह पे पाँव रखना शुरू कर दिया हमने। तो इकॉनमी तो उस तरह होती है कि लेसांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत, काम आफाक की इस कारगाह शीशागरी में। तो आपने मईशत को तो बड़े दिल से और तरीके से चलाना है, और उसमें जो ये बढ़ती हुई महंगाई है ये उस सैलरी तबका अफराद के ऊपर एक कदगन है कि जो मौजूदा हुकूमत को लेके आए थे। तो ये बड़ा एक उनके लिए सेटबैक है। लेकिन उसमें सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि माजी की पॉलिसियाँ भी हैं, बढ़ती हुई आलमी महंगाई भी है, और फिर जो कोरोना के बाद जो इकॉनमी के शिफ्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी इकॉनमी से नेशनल हेल्थ इकॉनमी की जानिब, तो उसका भी एक अमल दखल है चीज़ों की महंगाई के अंदर। एक बात जो मतलब आम आदमी के लिए, हमारे लिए समझ नहीं आती कि भाई हमारे मुल्क में आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली, इनकी कीमतों में अगर इजाफा होगा तो ये बात हमें वर्ल्ड बैंक क्यों बताएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ के हमारे मईशतदान भी बड़े काबिल हैं, मगर बदकिस्मती से मौका सिर्फ उन लोगों को मिलता है कि जो खुशामदी टाइप के मुआशी माहिरीन होते हैं। जो सच हकीकत आपको दिखाया है ना, वो शख्स शायद बुरा लगता है। तो ये हमारे मईशतदान बड़े टैलेंटेड हैं। पूरी दुनिया में आप देखें आलमी इदारों में पाकिस्तान के लोग हैं। 1996 में ही UNDP स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाई थी कि जो हमारे इन अवामी इदारों में ब्लीडिंग हो रही है, यानी एक की जगह 100 लोग रखे हुए हैं,
तो उससे जो मुल्क के ऊपर पेंशन का बोझ आ गया, उससे जो मुल्क के ऊपर उनकी तनख्वाहों का बोझ आ गया, उसकी कीमत एक आम आदमी को महंगाई की सूरत में देनी पड़ती है। यानी अगर आप देखें सिंध हुकूमत के तालीम के इदारे में देखें तो अभी सिंध हुकूमत ने कल ही पीपल्स पार्टी ने मुजाहरा भी किया महंगाई के खिलाफ, लेकिन आपने अभी 46,000 प्राइमरी स्कूल टीचर भर लिए, उनकी तनख्वाहें कौन देगा उनकी? अभी आप फिर 50,000 भर्तियाँ हुकूमत पाकिस्तान करना चाह रही है, तो उनकी तनख्वाहें कौन देगा? जब तक आप ये ब्लीडिंग नहीं रोकेंगे और जो हमारा सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं, ये वाइट एलिफेंट जो रेलवे है या जो पाकिस्तान पोस्ट सर्विस है या PTCL के बाद जो हमारा इदारे हैं, इनसे जब लीकेजेस जब तक नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर फिर उसकी छुरी चलती रहेगी। सबसे आसान तरीका यह है कि पेट्रोल या मसनूआत महंगी कर दो, रात ही को पैसे आ जाते हैं। उसमें कोई मैनेजमेंट और किसी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। वो एक आम बच्चे को बोलेंगे मैट्रिक के, वो भी बढ़ा सकता है कीमतें। हाँ, कि बिजली के बिल में, पेट्रोल बिजली के बिल में, हाँ पेट्रोल की, ये आसान हल की तरफ हमारी हुकूमतें जा रही हैं। हाँ। लेकिन हमें फैसला ये करना है कि हमने 5,000 का नोट रखना है या ख़त्म करना है। अच्छा, 5,000 के 5,000 का नोट ताल्लुक है इससे? अगर हम ख़त्म कर दें तो सारा जो पैसा रखा हुआ है लोगों ने तहखानों के अंदर, वो मार्केट में सामने आ जाएगा। कैसे? और पैसे सामने आ गए कि आप बोलें बैंक्स में आके चेंज कराएं, छोटे नोट ले लें, बड़ा नोट ख़त्म कर लें। तो जितनी ब्लैक इकॉनमी है पता लग जाएगी वो किधर है। अच्छा। और दूसरा, प्राइस बॉन्ड को आप 100 रुपये पे ले आएं। बड़े प्राइस बॉन्ड सारे, क्योंकि रिश्वत प्राइस बॉन्ड की मद में ली जाती है। क्या मतलब ये जो रिश्वत? जी, रिश्वतें मुख्तलिफ जगहों पे एक सेक्टर है जहाँ प्राइस बॉन्ड की मद में रिश्वत ली जाती है। तो प्राइस बॉन्ड आप 100 रुपये का कर दें, वो थैले भर के कैसे रिश्वत लाएंगे? अच्छा, वो बड़ा नोट जो है ये। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो है, हमारी हुकूमत की अयाशियाँ ख़त्म कर दें। जो वज़ीर आला हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और तमाम हाउसेस के खर्चे हैं असेंबलियों के, उन्हें एंटरटेनमेंट का बजट तो ख़त्म ही करें। चाय का, ये जो बंदा अपने हल्के में अपने इलेक्शन के लिए 50 करोड़ लगा सकता है, वो चाय नहीं पी सकता बाहर से जाके? बिल्कुल पी सकता है। तो ये चीज़ें, और 660cc जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ आप कर दें ऑफिशियल गाड़ी, कि आपने 660cc गाड़ी तमाम वज़रा ने इस्तेमाल करनी है। तमाम जो आपके बड़े बड़े सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, सब ने 660 गाड़ियाँ या 1300cc गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाइब्रिड गाड़ियाँ आ गई। तो उन्हें वजीर बनने का फायदा, अगर वो बड़ी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल तो अगर फ़ायदा लेना है तो फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो फायदा उनको तो फिर पाकिस्तान के अवाम पे ये महंगाई का बम इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हद में गिरता रहेगा अगर हम अपनी अयाशियाँ कम नहीं करेंगे। हम अपना दूध, मक्खन, चीज़, पनीर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब तक इस इंपोर्ट पे बैन नहीं होगा। आपका मोबाइल फ़ोन जो 1 लाख रुपए से ऊपर जिसकी कीमत है, उसको बैन करें इंपोर्ट आप उसकी। जब तक ये लग्जरी आइटम, परफ्यूम्स हैं, आपकी बहुत सारे लग्जरी आइटम हैं, इनको, घड़ियाँ हैं, आप इनको बैन करें। जब तक आप ये इंपोर्ट का बिल नीचे नहीं लेके आएंगे, ना तजारती खसारा कम होगा। और अगर रेवेन्यू आपने लगाना है तो एग्रीकल्चर से लें, डायरेक्ट टैक्सेशन लें, और उन लोगों से ले लें कि जिसके पास 2200cc तक की गाड़ी, आप उसके ऊपर टैक्स आयद करें। तो फिर देखिएगा आपकी मईशत भी संभलेगी और आप लोगों को महंगाई से बचा भी सकते हैं। अच्छा राना साहब, एक वैसे बड़ी एक ऑफ द रिकॉर्ड और अजीब सी एक बात है कि जब भी कोई इस तरह हमारी मईशत की बेहतरी के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए अब कोई हल अगर पेश करता है ना, तो हमारे माजी के तजुर्बात अच्छे नहीं हैं। हमें यही सारी चीज़ें और हल बता बता के और बाद में सारे मुकर जाते हैं। देखिए, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने करके दिखाया था, तमाम लोगों को FX गाड़ियाँ दी थी। बहुत से लोग तो छोड़ के ही चले गए थे कि हमने सियासत नहीं करनी, तो उन्होंने FX गाड़ियाँ दी थी। लोगों ने FX गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की। उस ज़माने में आप देख लें, 1987 की में देख लें, लोगों ने इस्तेमाल की। इसी तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि वो मदीना की रियासत इसको बनाएं, तो फिर ये इक़दामात सख्त उनको लेने पड़ेंगे, जिसमें शुगर मिलों से लेके और आपको फ्लोर मिलों से लेके और इन सब के ऊपर एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर तो नहीं, मदीना की रियासत में जो एक कर्जे देने की कोशिश की जा रही है अवाम को ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, तो देखिए इसको भी बैंक से मुतज़ाद चीज़ें हैं वैसे। ये मुतज़ाद और बैंक के VIP जो सूद का निज़ाम है, कभी सूद के निज़ाम को भी आगे बढ़ा के आप नौजवानों को उनके कदमों पर खड़ा कर सकते हैं। नहीं हो सकता ये चीज़ें। आप इसको लेके आएँ, वही जो मैंने आपको बात की कि टैक्स पावर एक कैंपेन चलाई जाए, और टैक्स जब तक आप ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, आप अपने लोगों पे खर्च नहीं करें। लेकिन टैक्स इकट्ठा ऐसे नहीं करना कि माचिस की डिबिया से लेके और जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है पेन पेंसिल, उस पर भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा दिया। डायरेक्ट टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जिस बंदे का भी 300 गज से बड़ा घर है, आप उसके ऊपर 2000% ड्यूटी लगाएं। आप अरबों रुपया इकट्ठा कर लेंगे जो आप IMF से देने जा रहे हैं। आपने इस खुला छोड़ा हुआ इस सेक्टर को आपने। अच्छा, कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी सजेशंस वो आई हैं कि
अगर उसको पाकिस्तान में लीगल किया जाए तो बहुत सारे मामला हमारे हल होते हैं। खैर और भी बहुत सारी ई-कॉमर्स भी है। वक्फा आ गया था बीच में, एक वक्फा लेते हैं दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और मजीद बात करते हैं राना आसिफ हबीब साहब से इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफे में महंगाई के मौजू पे बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले अपनी राय का इजहार कर रहे थे जनाब राना आसिफ हबीब साहब और अभी भी हमें ज्वाइन किया है इसी हवाले से बात करने के लिए मोहतरमा मुसर्रत नियाजी साहिबा ने। आप भी तजियाकार हैं और सियासत से आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे कि जो आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली, तेल और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में इजाफे के बायस जो है महंगाई 9% तक बढ़ने का खदशा है। ठीक है, तो बिजली के बारे में और तेल के बारे में तो हम जानते हैं कि कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए जो है ना वो मुश्किलात खड़ी करती जा रही हैं। अब जी ग़िज़ाई अजनास, इनकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। हम एक ज़रई मुल्क हैं और एक ज़रई मुल्क में पैदा होने वाली, मतलब जो हमारी अपनी पैदावार है यहाँ की, वो भी इतनी महंगी कि हमारे ही लोग उसको अफोर्ड ना कर सकें, ये बात कुछ समझ नहीं आती है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे हमारे हुक्मरान गलती करते आए हैं और अभी भी कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसके पास पॉलिसीज़ मेकर्स की कमी है। जब तक बेहतर पॉलिसीज़ नहीं होंगी, जब तक मैं नहीं समझती हूँ कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और उसको कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं हो सकता। दूसरी वजह ये कि ये लोग कहते हैं कि जनाब महंगाई गुज़श्ता गवर्नमेंट्स की वजह से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनकी वजह से हो रही है और उनकी गलतियाँ इसमें हैं तो आप उसके ऊपर पहले एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा हाथ डाल चुके हो। ठीक है, आप उनसे कुछ हासिल करें। जब हासिल नहीं है तो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएं। फ़हीम भाई, आवाम ये नहीं कहती है कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने किया, किसने किया, किसकी गलती है। गवर्नमेंट समझ को चाहिए कि जब तक आप आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आवाम के लिए आप बेहतरी नहीं लाएंगे, तो आवाम आपको जो है ना वो सही मायनों में नहीं देख पाएगी जिस तरह से वो चाहते हैं। कि आपने एक नारा लगाया था चेंज का, आपने एक नारा लगाया था नए पाकिस्तान का, अब आवाम चीख चीख के कहती है हमें नहीं चाहिए लफ्ज़ नया पाकिस्तान, हमें पुराना ही पाकिस्तान चाहिए। देखिए महंगाई क्यों होती है, उसकी वजह यह कि जब भी डॉलर ऊपर को जाएगा तो यकीनन आपके पास महंगाई पे असर पड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अगर हमारे पास आटा, चीनी महंगी होगी और दीगर अशिया दालें हैं, ये चीज़ें महंगी होगी, तो मैं समझती हूँ कि फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है आवाम की तरफ से भी। सब्जियां महंगी हैं, मैंने आपसे वही कहा ना कि खाने पीने आदमी के लिए एक घर में सब्जी का सालन बनाना जो है ना वो भी आसान नहीं रहा। देखिए मैं एक बात बताऊं, फिर मैं उस चीज़ को सियासी वे में नहीं ले जाना चाहती हूँ कि मैं कहूँ कि जी खान साहब आए तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन इस गवर्नमेंट जो 3 साल की गवर्नमेंट है अभी इस वक्त तक, अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जाए। हम सब, आप सब, बल्कि 22 करोड़ आवाम इस चीज़ की दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सही सिमत में ले जाए और जो हुक्मरान है वो भी सही सिमत में चले। लेकिन वजह ये कि ये कब तक सही सिमत होगी, जब तक आप आवाम का सोचेंगे, जब तक, देखिए आप ये देख लें टमाटर हर घर की ज़रूरत है, वो 400 तक पहुंचा। अभी मैं देख रही थी पिछले दिनों मटर जो है ना वो 400 तक। भाई ये चीज़ें तो हमें जो है ना
नहीं मंगवानी पड़ रही है ना बाहर से। हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अगर कहें कि ये 400 तक जा रही हैं, 300 तक जा रही हैं, एक गरीब इंसान रोज़ की दिहाड़ी अगर 1000 रुपये भी ले रहा है तो भाई वो 3 वक्त का अगर खाना खा रहा है तो 400-500 उसके सब्जी में चले गए, तो फिर उसकी औलाद जो है ना सही मायनों में पड़ेगी कहाँ से, वो रेंट कहाँ से देंगे, और वो बिजली और गैस और ये सारी जो है ना मामलात उसके कहाँ तक जाके पहुँचेंगे। और अगर सेहत में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो कहाँ से इलाज करवाएंगे। अद्वियात भी तो 500% जो है ना महंगी हो चुकी है। मतलब आवाम करे तो करे क्या और कहाँ जाए, इस चीज़ का लाए अमल ये गवर्नमेंट को सोचना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो वो सारी वो चीज़ें हैं जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके ऊपर आपने बात की। आप एक तज्ज़ियाकार हैं माशाल्लाह, एक अच्छी सोच और ख्याल, अच्छे विचार हैं आपके मुल्क की बेहतरी के हवाले से। आपको क्या लगता है कि क्या तजावीज़ हो सकती हैं जिससे हमारे हालात महंगाई के हवाले से बेहतर हो सकते हैं? देखें, ये वो सारी बातें अपनी जगह कि पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है या नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, रियासत मदीना, ये सारी इनकी प्लानिंग है, ठीक है, ओके फाइन। अब आपकी क्या तजवीज़ है कि क्या इस वक्त मेजर गलती हो रही है, इन्हें क्या करना चाहिए जिससे फौरी तौर पे आवाम को कुछ समरात हासिल हो सके? देखिए, आवाम को उस सूरत में समरात हासिल होंगे कि आपने जो टैक्सेस कलेक्शन का सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर करें। ठीक है, आप जो आप दे रहे हैं ना, रिलीफ दे रहे हैं, बड़े सिस्टम ऊपर के सिस्टम में मत करें जब तक टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी। जब आप गरीब आवाम को सही मायनों पे उसके घर, उसके दहलीज पर इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आप बात करते हैं सेहत की, जब सेहत का मयार नहीं होगा, तालीम का मयार नहीं होगा, जब तक ये बुनियादी चीज़ें जो नेसेसरी हैं ये चीज़ें हम आवाम तक वहाँ नहीं पहुँचाएंगे तो मैं नहीं समझती हूँ अच्छे हुक्मरान हो सकते हैं या अच्छा हम प्लान मेकर हो सकते हैं, तो फिर ये चीजें नहीं हो सकती। आपने 4 चीजें गिनवाई हैं। आपने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर, ठीक है, इसको बेहतर होना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, तब हम मतलब इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि इंसाफ की फराहमी जो है इसको यकीनी बनाया जाए, और एजुकेशन जो है वो एजुकेशन और हेल्थ जो है, जी ठीक है, तो तालीम और सेहत ये आम की जाए। अब मुझे ये आप ऑनेस्टली बताएं कि क्या ये चारों चीजें फौरी तौर पर ठीक हो सकती हैं? देखें फ़हीम भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक होने को देखिए एक सिस्टम है। आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मैं घर का सिस्टम ले लेती हूँ। आप घर के सरबराह हैं, आपके अगर 2 बच्चे हैं, बेगम है, वालदा है, वालिदा है, ये पूरी फैमिली है। आप समझते हैं कि कोई बच्चा कोई एक सिमत में उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो आप उसको सही प्लानिंग से उसको सही राह पे ला सकते हैं। उसके लिए आप, मैं समझती हूँ आपके लिए 1 वीक काफी है, इनफ है। 1 वीक अगर इनफ है, 1 वीक ना करें, 1 मंथ इनफ है। नहीं, अगर तो मसला ये है कि बच्चा आपका गमलों से मट्टी खाता है तो 1 वीक सही है, मगर उसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है ना कि कुछ वो जुआ खेलता है तो वो उसके लिए तो एक हफ्ता काफी नहीं है। अगर एक जुआ खेल रहा है या नशई है तो नशे के लिए भी आप 3 हफ्ते या 3 माह का जो है ना इलाज करवा लें तो बेहतरी आ सकती है। मसला ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ, मैं नहीं कहती कि ये 3 साल काफी है या 4 साल काफी है, लेकिन कोई एक डायरेक्शन तो होनी चाहिए कि 3 साल के अंदर कोई एक चीज तो, एक डायरेक्शन ऐसी हो कि जो बेहतरी की जानिब आई हो ना। चाहे आप देखेंगे बिजली में रिलीफ में मिला हो, पेट्रोल में मिला हो, गैस में मिला हो। 4 चीजों की बात हो रही। टैक्स का निजाम क्या पहले की निस्बत थोड़ा सा इन्होंने आसान किया है? क्योंकि अदाद शुमार के मुताबिक तो टैक्स के हवाले से गुज़श्ता अदवार से बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को एडमिट कर लेती हूँ, ठीक है, अदाद शुमार को ही हम मान लेते हैं। अगर टैक्स कलेक्शन बेहतर जानिब गई है तो फिर महंगाई का जोर टूटा क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि देखिए ना, टैक्स की बेहतरी सिर्फ इतनी सी हुई है, और ये सिर्फ टैक्स की वजह से मसाइल नहीं है ना, आपको तो हर जगह पे हर सेक्टर में काम करना है। अच्छा देखें, एक चीज़ बताऊँ आपको, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात थी कि खान साहब ने KPK के अंदर अपने MPS को निकाला,
ठीक है, अच्छा। जो गलत थे, लेकिन जो सही मायनों में आपकी काबीना में कुछ लोग गलत अगर हैं, कुछ लोग नहीं, दाएं बाएं ज्यादा ही हैं, अगर गलत लोग हैं तो उन्हें निकालने के बाद चंद महीनों में, चंद हफ्तों में दोबारा कैबिनेट में आप रख लेते हैं। तो बुरे लोग कहीं भी हों, आपकी गवर्नमेंट के अंदर हो या बाहर हो, तो उनका एहतसाब करें। जब तक एहतसाब नहीं करेंगे और उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, हम सही मायनों में सही डायरेक्शन में किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं सही हो सकते हम। अच्छा ठीक है, माहिरीन का कहना है, जो मतलब इस जमात के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मतलब घूम फिर के आपको इन्हीं लोगों को दोबारा हायर करना है, या तो बिल्कुल देखिए ना तजुर्बाकार लोग थे। मैं फहीम भाई एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं चूंकि एजुकेशनिस्ट हूं तो मैं उसका एग्जांपल आपको दे देती हूँ। देखिए आप हैं या मैं हूं, हम अपने बच्चों को, जबकि गवर्नमेंट के अंदर जो है ना, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी जगह पे होती है, बड़ी उसके अंदर प्ले ग्राउंड भी होता है, ये तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। और जो टीचर्स होते हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बीएड भी मस्ट है उनका, मास्टर किया हुआ है उन्होंने तो एमएड भी उनके लिए मस्ट है, नेसेसरी है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अगर 40% टीचर्स हैं या 60% टीचर जो है ना, 60% जो है ना उनके ट्रेनर है, यानी बीएड है, एमएड है, तो उनको ले लेते हैं और बाकी जो अनट्रेन है उनको भी वो साथ चलाते हैं। लेकिन हम जब एडमिशन करवाने जाते हैं, मैं हूं या आप हो, हम कहते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में हमने एडमिशन करवाना है, गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते। तो मकसद क्या है कि जो बैठा हुआ शख्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उनको रन करना जानता है। अच्छा, अब गवर्नमेंट की तरफ, हम गवर्नमेंट के स्कूल में हम बच्चे को क्यों दाखिल नहीं करवाते हैं, उसकी भी बड़ी, हम चले जहां बैठे हुए हैं इसी सूबे की बात कर लेते हैं, सूबे सिंध में बैठे हुए हैं ना अभी हम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंध में जितने सरकारी, जो इंटीरियर में सिंध में जो लोग हैं, आप वो देखें, वो किस तरह, अगर उनकी जेब में पैसे हों तो वो कॉन्फिडेंस के साथ सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवा दे। कि जो सरकारी भर्तियां हैं, जो स्कूलों में वहां पे जिस तरह वो कचहरियां लगाने के लिए जो है वो स्कूल्स की बिल्डिंग्स इस्तेमाल की जा रही हैं, और पता नहीं न जाने क्या क्या इल्जामात है, घोस्ट स्कूल्स कहे जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनका कोई वास्ता भी नहीं है, उनको सिर्फ तनख्वाहें मिल रही हैं सरकारी भर्तियों के तौर पर। इस तरह की बड़ी बड़ी करप्शन जो 1 2 3 4 5 6 10 वाकयात नहीं है, ये सैकड़ों वाकयात हैं ऐसे जो मीडिया के सामने आए हैं। तो वहां पे क्या मेयार होगा, क्या उनका बच्चा तालीम हासिल करेगा? वक्फा आ गया बीच में, वक्फे के बाद मजीद बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में हमारे साथ हैं मोहतरमा मुसरत नियाजी साहिबा। बात हो रही है महंगाई के मौजू पे। अच्छा, महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे अभी हम ये चीनी की कीमतों में इजाफे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे बताइए, ये चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? मतलब हमारी अपनी प्रोडक्ट है ये, और वो इतनी हमारी ज़रई ज़मीन है, क्या हमारी मतलब ज़रई ज़मीन और ज़राअत का शोबा सिर्फ हमारे ही अवाम के पेट भरने के लिए मतलब नाकाफ़ी है क्या? देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, जहाँ हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी हमारे पास आटा या चीनी या और भी बहुत सारी दीगर चीज़ें अशिया हो सकती हैं, वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, तो मुझे एक मुहावरा याद आता है, सिंधी में एक चैप्टर था, लालच बुरी बला है। सिंधी में क्या कहते हैं, कैसे? वो एक चैप्टर था जो हमने पढ़ा, लालच बुरी बला आए। तो ठीक है ना, वो उसमें था कि एक हंस पक्षी यानी परिंदा था जो किसी मतलब शिकारी को मिला, तो उसने उसको रोज सोने का अंडा उसने देखा, तो सोने का अंडा देता था। तो उसने सोचा क्यों ना इसी में से सारे अंडे बैक वक्त निकाल के जो है ना, मैं जो है ना इसको बहुत सारा एकदम बेच के मार्केट में और अमीर हो जाऊं। जब उसने पेट चीरा तो पता चला उसमें तो कोई अंडे का नामो निशान ही नहीं था। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया कि वाफिर मिकदार में चलें जी, डॉलर की सूरत में हमारे पास आ रहा है, तो सारी जो है ना, अगर 1 महीने का राशन मौजूद है तो उन्होंने सोचा चलो जी 1 हफ्ते का रख लेते हैं, 3 हफ्ते का भेज देते हैं। इन्होंने बिल्कुल यही हरकत की है। देखिए बात दरअसल ये, अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स की हैं उसकी तरफ आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रही हूँ। देखिए आपके पास, आपने अपनी लिमिट भी तो देखनी है ना, अपनी खपत भी तो देखनी है ना, जरूरत भी देखनी है। मतलब वही कह रहे हैं ना, अपनी खपत भी तो देखनी है ना। आप उसको
बेच रहे हो, ठीक है जी, ज़र मुबादला या आपको इनकम जब तक नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। लेकिन ऐसी भी नहीं थी ना उस वक्त। मैं समझती हूँ कि वो 200 एक्सपर्ट जो थे हमारे, बड़े मोअज़्ज़िज़, बड़े काबिल एहतराम, पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे, उनको पता नहीं था कि ये बताते खान साहब को या गवर्नमेंट को बताते कि हमने पॉलिसीज़ क्या बनी। बेहतर पॉलिसी ना होने की वजह से एक ज़राई मुल्क को आपने अंधेरे कुएं में ला के खड़ा कर दिया, आवाम को ऊपर कुएं में से झांकने पर यह मजबूर कर दिया कि आप पानी तारे की तरह नजर आ रहा है या नहीं। तो अब हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं क्या हमें चीनी तारे की तरह नजर आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखें, हम किसी चीज पे नहीं जाते। हम एक बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, कम अज़ कम मेरी अपनी एटलीस्ट ये ख्वाहिश है और अपनी एक दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को पाँव पे खड़ा करे ताकि हमारे आने वाली नस्लें जो है ना, उनके ऊपर ये कर्ज का और ये सारा मवाद जो है ना उतरे और वो खुशो खुरम जिंदगी गुजार सके। सही। अच्छा, जो हमारे किसान और काश्तकार भाई हैं, ठीक है, वो गुज़श्ता कुछ महीनों या सालों से नहीं, वो कई दहाइयों से आहिस्ता करते इस वक्त वो ऐसी सूरत हाल में कि उनकी ज़मीन अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी वाला ख़रीदना चाहता तो कहते हैं ये ले लो, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता, मतलब वो चाहते हैं कि वो ज़राअत के अलावा अगर उस ज़मीन का कोई इस्तेमाल हो सकता है तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो आपको ज़मीन दे देंगे, क्योंकि ये फ्रूटफुल बिजनेस उनको नज़र नहीं आ रहा है फ्यूचर के लिए। और मतलब पहले भी अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ज़राअत के शोबे को इस तरह बनाना चाहिए कि लोग बड़े बड़े शहरों से, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मतलब जितने बड़े हमारे शहर हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करें और इन देहातों में या ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ जाके वो ज़राअत के काम, मतलब एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस करें, वो तो ताकि काम मजीद बेहतर से बेहतर हो सके। मगर इस वक्त जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहे। उनके जो किसान बेचारा है उसको वो अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता, वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास मतलब दिखा नहीं सकता, दवा नहीं ला के दे सकता उसे। तो आप हिसाब लगाएं कैसे गुजारा होगा। असल में देखिए फ़हीम भाई, जो अच्छे बड़े ज़मींदार हैं उनके लिए तो इतना इशू नहीं है, लेकिन देखिए जो छोटे ज़मींदार हैं वो तो जितनी मेहनत कर रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा उनका खाद और उनका पानी में चला जाता है। देखिए जब तक उनको खाद और अच्छे बीज जो है ना, अच्छे बीज मुहैया नहीं किए जाएंगे, अच्छी खाद नहीं दी जाएगी, उनको जो ट्यूबवेल के अंदर उनकी बिजली अगर आए दिन बढ़ रही है और अगर वो बिजली के नर्ख ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे तो वो मकरूज़ हो जाएंगे और वो उस शोबे से पीछे हटेंगे तो अपने बच्चों को भी उससे हटा लेंगे, तो ये चीज़ फिर फलेगी तो नहीं ना। तो जब तक तो कैसे रिफॉर्म करना चाहिए हमें। आपका भी मैं जानता हूँ आपका भी ज़राअत के शोबे से गहरा ताल्लुक है ना, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह इस शोबे में तरक्की की जा सकती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर ट्यूबवेल लगाए गए हैं और जो छोटा किसान है उसकी बारानी ज़मीन है तो उसको ट्यूबवेल लगाने की सब्सिडी या उसको कर्जे के तौर पे दे गवर्नमेंट, ताकि वो लगाएं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्पेशल सब्सिडी दें इनको, किसानों को बिजली वगैरह के अंदर। ठीक है, इनका कहना बिजली नहीं आती है। बिजली आती क्या भाई, 1 घंटा आई है तो 4 घंटे गायब होती है देहाती इलाकों में, तो उस पे आप फोकस करें। फिर इनको अच्छे बीज प्रोवाइड करें, इनको जो इनके आलात हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है और बाकी चीज़ें हैं इनकी, वो इनको आसान किस्तों में दे दें। किस्तों में नहीं दे सकते तो उस पर गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे, जो जिससे वो बेहतर हमें और मुल्क को चला सकते हैं ना। ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें आसान कर्जे दें और उन बिला सूद कर्जे दें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा आ सकता है। खाद आप बढ़ा दोगे, वो कहाँ से लाएंगे, बीज में आप बढ़ा दोगे, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी तो गरीब किसान पीछे को भागेगा, जो हारी है वो फिर जो है ना उस तरफ काम नहीं करेगा, वो शहरों में, लोगों के घरों में, फैक्ट्रीज में, और इनका रुख जब करेंगे तो आपके पास लोग जब नहीं बचेंगे तो आपकी ज़मीन जो है ना पड़ी रह जाएगी। अच्छा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो कि हमारे यहाँ छोटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे USAID के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की जानिब से भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटा किसान है जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, उनको वो छोटे छोटे कर्जे दे रहे हैं या उनको कुछ चीज़ें कुछ ऐसी सस्ती जो जिससे उनका एक सिस्टम चल सके। अच्छा, अगर हम छोटे किसान को मजबूत कर भी देते हैं तो मैं कुछ दिन पहले एक वो रिसर्च देख रहा था, तो उसमें हमारे यहाँ जो छोटा किसान है वो कुल
जो हमारा जो ज़रई जो एक रकबा है उसका सिर्फ 20% रकबा छोटे किसान के पास, बाकी 80% जो है वो बड़े किसान के पास। आप ये देखें कि जो जहांगीर तरीन का भी हम जिक्र करते हैं तो ये बड़े मतलब जिम्मेदारों में इनका शुमार होता है ना। तो इन्हीं की तरह हम इतने बड़े बड़े यहाँ पे वो जिम्मेदार मौजूद हैं जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उनको सहूलत देने के लिए कोई प्लान नहीं है। या तो उन काश्तकारों को और उनके साथ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि जैसे बीज की बात की आपने, बीज के ऊपर काम करना चाहिए, मशीनरी के ऊपर काम करना चाहिए, वो इनको देना चाहिए, इस पूरी इंडस्ट्री को देना चाहिए। नहीं फहीम भाई, जहाँ तक आपने बात की कि बड़े जो जमींदार हैं, नहीं जी, उनको सहूलतें वैसे भी मिल जाती हैं। देखें, जब उनका दिल चाहता है गन्ना छोटे किसानों से लेकर अगर कहीं लेके जाते हैं, फर्ज करें मिल लेके जा रहे हैं, ठीक है, शुगर मिल लेके जा रहे हैं, तो उनकी कई हफ्ते ट्रॉलियां जो होंगी वो खाली नहीं होंगी, वो भी उनके ऊपर बर्डन है उसका अपना समझ लें रेंट का, ठीक है, वो नहीं खाली होंगी। फिर अगर खाली हो जाएंगी उनको दे देंगे, उनके हवाले कर दिया जाएगा, तो उनको कभी वो एडवांस चेक नहीं देंगे कि जी आपने अभी सामान हमें दिया है और आप ले जाए। उन्हें कहते हैं कि नहीं जी, आप अगर ये टाइम दे रहे हैं हमको 2 महीने बाद ले जाएं। 2 महीने के बाद जो है ना वो 6 महीने और 8 महीने चक्कर लगाते रहते हैं। इतना उन बेचारों का एवरेज में गंदम या गन्ना या ये चीज़ें नहीं होती जिस पे उनको जितने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो छोटा किसान तो आपने वैसे ही मार दिया ना, इसीलिए वो ज़मीन आपकी सही मायनों में जो काश्त हो रही होती है तो वो बेचारा अपना ही खा पी का गुजारा कर रहे होते हैं। देखिए, बड़ा बंदा जो है, बड़े लेवल का शख्स जो है, वो कर्जे भी ले लेता है, वो कर्ज माफ भी करवा लेता है। हाँ। वो चीनी के अंदर जो खपत हो जाती है वो भी सारी उनकी माफी तलाफी उनकी हो जाती है। चाहे गंदम में कर लें वो भी माफियां तलाफियां हो जाती हैं। रह जो जाता है ना वो छोटा किसान रह जाता है। तो उसकी वजह से देखिए, जब तक मैंने आपको लफ्ज क्या कहा था, इंसाफ, इंसाफ में तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं। जब तक आप इंसाफ नहीं करोगे हर डिपार्टमेंट के अंदर, जब तक हमारा मुल्क सही सिमत में नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी फहीम भाई, जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप यकसा सलूक नहीं करेंगे अपने मुआशरे में। ठीक है, अच्छा 2 चीजें जरा, क्योंकि अभी हम चीनी की बात कर रहे हैं और गन्ने और गंदम की काश्त, चावल की और इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। 2 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो हमारे ज़राअत के शोबे को बहुत बेहतर किया जा सकता है। एक तो उसमें यह है कि फ़ी एकड़ पैदावार, बिल्कुल ठीक है, जो बीज से और अच्छी खाद से जो भी है उन चीज़ों से मुमकिन है। और दुनिया में ये मॉडल मौजूद हैं, आपको पता है पूरी दुनिया भर में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनके जहाँ पे ज़रई ज़मीन कम है मगर उनकी पैदावार ज़्यादा है। और दूसरा पानी की तकसीम, ये 2 मेजर इश्यूज हैं। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो हमारे ज़राअत के शोबे में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। वक्फा आ गया फिर बीच में, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मुसरत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम महंगाई के मौजू पर बात कर रहे हैं। बड़े एक अहम मोड़ पे हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, बट वक्फा आ गया। कोई बात नहीं, वक्फे बहुत ज़रूरी हैं। वक्फा जो है उसी से एक चैनल को जो है सही तरह से सांस आता है, समझ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में ताउन किया है मलका मसाले ने। और मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। ये था पैगाम
मलका मसाला की जानिब से। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, ज़राअत के शोबे के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि चीनी की कीमतों में मतलब इतना इजाफा हो चुका है कि तारीख में कभी चीनी की कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ। हम इसी हाल से बात करते करते ज़राअत के हवाले से बात कर रहे थे। फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में कैसे बढ़ाई जा सकती है, और पानी की तकसीम का जो मामला है, अगर इसको बेहतर किया जाए तो क्या हमारे यहाँ पैदावार में इजाफा होता है? देखिए फ़हीम भाई, एक बात मैं आपको कह दूं कि पानी की तकसीम का आपने बड़ी अच्छी बात की। पानी की तकसीम अरसा ने सही मायनों में अगर डिवाइड ना की तो अरबों रुपए का नुकसान हमारे बलूचिस्तान सूबे को और सूबा सिंध जिसमें मैं और आप रहते हैं उसको होगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिवाइड सही मायनों में पानी नहीं होगा तो वहाँ का सूबा और वहाँ की आवाम जो है ना, उन चीज़ों का एहसास कमतरी का भी शिकार होंगे, और ग़िज़ाई जो इजनास है उसकी भी कमी हो सकती है उस सूरत में। दूसरी बात है कि फ़ी एकड़ पैदावार उस सूरत में बढ़ेगी कि जब आप मयारी और अच्छा बीज देंगे। अच्छा। और ज़्यादा देखें, खाद अगर 2 दफ़ा दी जा रही है, 1 दफ़ा दी जा रही है या 3 दफ़ा दी जा रही है, तो मयारी खाद गवर्नमेंट कम से कम बड़े ज़मींदारों को नहीं तो छोटे तबके को तो दें, जिस तरह सूबा सिंध के अंदर दी गई। और ऐसे लोगों के जो देखिए, जो गरीब किसान है वो अपनी अजनास को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी, मैं तो ज़मींदार नहीं कहूंगी, मैं उनको चोर कहूंगी, वो जो है अपनी तो चोर ना कहें लोग, नहीं, मैं इसलिए देखिए मैं इसलिए कहूंगी कि देखें वो मुल्क के साथ, आवाम के साथ गलत रवैया है कि आप उसको स्टोर कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ जो भी गवर्नमेंट हो, जो स्टोर करने वाला, देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ के लिए हमारे नबी का क्या फरमान है, हमारे कुरान का क्या फरमान है। अब ये देखें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर रहा है, मैं तो समझती हूँ हुकूमत वक्त को चाहिए कि वहाँ उनके ऊपर जाके छापे मारे, और जो ज़ख़ीरा ज़्यादा किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि जब उसकी पीक पे पहुँचेगा तो उसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तो उस सूरत में वहाँ जाके छापे मारें, और जो इस तरह की चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मिले उनके अजनास, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करें गरीबों में ना, तो उन्हें पता चले कि आज के बाद हम जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और यही लोग जो है ना, जो महंगाई की मैं कहती हूँ 40 to 50% जो वजूहात है वो इन लोगों की वजह से भी हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनकी वजह से भी है, और ये किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या पानी मतलब पानी सही तरह से इन सूबों में तकसीम ना होने की वजह से ज़मीन भी बंजर होती जा रही है? देखिए, मैं जो है ना फ़हीम भाई, ज़मीन तो बंजर होगी ना जब देखिए आप 2 दिन अपने घर के गमले में पानी नहीं डालेंगे, तीसरे दिन वो सूखा हो जाएगा, हफ्ते बाद वो जो आपका लगा हुआ पौधा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, पीला पड़ना शुरू उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं तो तमाम सूबों की भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, और वफाक चूँकि माई बाप है उनसे भी, कि छोटे किसानों पर रहम करें, उनको बीज जो है ना सूबा सिंध की तरह बिल्कुल दिए उन्होंने, गरीब किसानों को, सबको नहीं कह रही हूँ, ठीक है, और स्पेशल उन खवातीन को दिए गए हैं, इवन कि उनको ट्रैक्टर, ट्राली और ये चीज़ें भी इंस्टॉलमेंट पे दी गई हैं सूबा सिंध के अंदर, जिनके पास वो खवातीन जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने वो ज़मीनें दी हैं कि आप इनको आबाद करें। अच्छा। उनको ट्रैक्टर और ट्राली भी बहुत ही माइनर लेवल पे देकर उनको इंस्टॉलमेंट पे दी हैं, और आप ये देख लें आसान किस्तों पे दी हैं, साथ में उनको बीज फ्री दिया गया है, और खाद भी कुछ टाइम के लिए उसमें सब्सिडी उनको स्पेशल दी गई है, ताकि बेहतर अंदाज से अपना काम भी कर सकें और अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे ख़ानदानों को भी मौका दे सकें। तो ठीक है, तो मुसर्रत जी, मुझे लगता है कि फिर हमें इस मौके पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम एक बेहतरी की तरफ एक कदम ही सही, छोटा सा कदम ही सही, मगर एक कदम नहीं करना है अप्रिशिएट। नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि हर सूबे में, हर सूबा मेरा सूबा है और आपका सूबा है, हाँ। जहां अच्छा इकदाम हो, जहां अच्छा काम हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और खुले दिल से करना चाहिए, बिल्कुल सही, बगैर बुग़्ज़ रखते हुए। पक्की बात, बिल्कुल डन हो गया है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है वो सामान सारा जो है वो
गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरा अपनी जाती राय है, मेरी जाती राय है। अगर ये आपकी जाती राय के मुताबिक है, मेरी भी एक जाती राय है कि वो लोग जिन्होंने, देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है ना, बिल्कुल हराम, रिश्वत भी हराम है। जिन लोगों ने स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से अरबों खरबों रुपए रिश्वतें ली हुई हैं, वो भी लेके निकलवा के गरीबों में दे देने चाहिए। मैंने आपको कहा कि देखें, जितने लोगों, देखिए एलिगेशन हो या कुछ भी हो, आप सही मायनों में सही सिमत में जाके इंसाफ करें, इन्वेस्टिगेट करें। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, बेशक। अगर जब तक आप कानून से बालातर किसी चीज को रखेंगे कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा, ये मेरी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का, जब ये चीजें आप रखेंगे, अपनों को सामने और अजीज रखेंगे और दूसरों को पसे पर्दा डालेंगे, तो इंसाफ की सूरत में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास 3 चीजें अच्छी हों, मैं समझती हूँ आपका मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क वैसे तो है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे पास 4 मौसम है, जो इस चीज़ की ज़मानत है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पे। ठीक है, मसला ये है कि आप बेहतरीन अंदाज में अपनी एजुकेशन को बेहतर कर लें, अपने इंसाफ को बेहतर कर लें, हेल्थ को बेहतर कर लें, और करप्शन आपकी 0% आएगी। चाइना में 0% करप्शन कैसी आई, जापान में 0 करप्शन क्यों आई? आप इन लोगों को भाई, जो बड़े आप समझते हो कि बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा इस किस्म का है, उसको सही तरह इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद जो है ना, आप उनको सख्त से सख्त सजा दें ना। आप उनको रिलीफ दे देते हैं, जब रिलीफ देंगे तो हमारे मुल्क और कौम को और दीमक की तरह चाटेंगे, जब चाटेंगे तो फिर हमारे बच्चे मकरूज ही पैदा होंगे। हाँ बस। अच्छा, इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता है कि जो जुर्म करने वाला है ना, उसको हमारे इंसाफ के निज़ाम पे पूरा यकीन है कि मैंने कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बच ही जाऊंगा। देखिए, मैं एक बात मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में कहती हूँ, और मेरे जो वकला बरादरी के भाई हैं वो नाराज़ होते हैं, और अक्सर जो मेरे अपने करीबी हैं, मेरा अपना सगा भाई भी वकील है, तो वो कहते हैं आप ही लोग खिलाफ हमारे ही क्यों? देखें, एक अच्छा वकील रोज़ी रब की ज़ात देता है। अच्छे वकील को अगर पता है कि मुसरत न्याजी करप्ट है, मुसरत न्याजी ने करप्शन की है, मुसरत न्याजी ने फलां जगहों से सारी चीज़ें अपने नाम की, अपनी फैमिली के नाम की, ख़ानदानों के नाम की, मैं करप्ट हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए वकला बरादरी उसके खिलाफ स्टैंड लेना ना, स्टैंड ले ले कि मैं ना करूँ। अखलाकी कदरों का होना लाजमी है ना, फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखिए, हमारी पुलिस है, उसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ स्टार्ट हो रहा है ना। खुदा ना खास्ता जुर्म मैंने किया है, मैं चंद पैसे दे के मैं कहूँ नहीं जी मैं तो वहां थी नहीं, ये तो सब कुछ किया ही फ़हीम ने। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, वो जिस तरह एक सियासी शख्सियत के बारे में भी राना साहब बता गए, मतलब राना आसिफ हबीब साहब खुद भी वकील हैं, तो बता रहे थे कि एक सियासी शख्सियत हैं, उनके वकील ने पता है कितनी फीस ली है? 22 करोड़ रुपया। और वो फीस किस चीज़ की है कि वो कम से कम 1 साल तक उनका केस ही डिले हो जाए, या 2 साल तक केस खींच दिया जाए उनका। देखिए, तो मतलब इस हद तक तो यहाँ पे काम होते हैं। देखिए फ़हीम भाई, मैंने आपको बताया ना कि चाहे वो 50 करोड़ ले, चाहे 1 अरब ले, बात दरअसल ये है कि जुडिशरी के अंदर भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जुडिशरी में रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, देखिए वहाँ पे 2 मिलियन के करीब केसेस पेंडिंग है। मैं वही कह रही हूँ, हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े होते हैं, और गरीब आदमी के लिए मैं कहूँगी, गरीब आदमी रुल रहा होता है, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं और उनके बच्चे भी जवान हो जाते हैं, उनके केस का रिजल्ट ही नहीं आता, फैसला नहीं हो पाता। तो मैंने ये कहा ना कि जब तक इंसाफ, लफ्ज़ में सारी चीज़ों का मुद्दा क्या है, इंसाफ आपके दरवाजे पर नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक करप्शन आपकी 0 नहीं हो सकती, करप्शन का रेट मजीद बढ़ेगा। देखिए, करप्शन लोग किसको कहते हैं? सियासत को करप्शन कहते हैं? नो, सियासत इबादत का नाम है। बात यह है कि करप्शन जो है ना, करप्शन हमारा जो एक रेडी चलाने वाला है वो भी कर रहा है। वो किस सूरत में कर रहा है? आपकी फ्रूट्स है, उसके पानी छिड़क के, उसको वो करके उसको फ्रेश कर रहा है, कम तोल के वजन आपका पूरा प्रॉपर नहीं दे रहा, वो गली हुई चीज डाल के वजन में, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा, रात के टाइम में आप सब्जी ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वो खराब नाकिस आपको चीजें, करप्शन तो है, खत्म करनी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि एक दिन अल्लाह पाक जरूर लाएगा कि हमारा मुल्क इस चीज से पाक होगा, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, कहते हैं कि
तालीम जो है वो इन सारे मसाइल को हल कर सकती है। तालीम का मसला अगर हम हल कर दें, हमारे ये वाले बहुत सारे जो अखलाकी कदरों वाले और ये इस तरह के जो मामलात हैं ना, वो कोई शऊर से जुड़े हुए, वो सारे बेहतर हो जाएंगे। तो अब वो तालीम वाला मामला जो है उस पर इस हुकूमत ने भी काफ़ी ज़्यादा आके मतलब शोर तो किया था, बड़ी फ़िक्र भी दिखाई थी अपनी कि बड़ी फ़िक्र है, हम इतने करोड़ बच्चे जो हैं जिनके स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल नहीं जा रहे, ये है वो है, यकसा तालीमी निज़ाम और यकसा तालीमी निसाब और ये सारा कुछ। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट्स सामने नहीं आ सके। हम अवाम होने की हैसियत से, मीडिया की इस सीट पर बैठे होने की हैसियत से मैं भी शिकायत करता हूँ इस हुकूमत से, जितने भी बाख्तियार लोग हैं उनसे। ठीक है, हालात ख़राब हुए, कोविड आया और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी कि खुल के काम करने का मौका नहीं मिला, मगर अब इस वक्त अल्लाह के हुक्म से सब कुछ स्मूथ है। आप प्लीज़ खुदा का वास्ता है ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, उस हिकमत अमली के साथ काम करें कि अवाम के लिए कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच मुसर्रत जनाई साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।